हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम अपनी प्रजातियों से संबंधित सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहली जो हमारी क्लास रही थी जनजातियों पर, तो उसमें हमने किया था एस्किमो जनजाति, और सेकंड क्लास हमारी आती है जिसमें हम कर रहे हैं पिग्मी जनजाति, और जो कि बीए सेकेंड ईयर जिनके पास जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें बीए सिलेबस में दिया गया है। और जो आपके कंपटीशन जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देते हो, उनमें भी इन जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पिग्मी जनजाति। तो पिग्मी जनजाति का सबसे पहले हम जानते हैं कि निवास क्षेत्र क्या है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो पिग्मी जनजाति एक आखेटक जनजाति है, और ये जो हमारी पिग्मी जनजाति है ये हमारी अफ्रीका की एक प्रमुख जनजातियों में से एक है। तो आप देखोगे जो आपकी पिग्मी जनजाति है, इसका निवास क्षेत्र 3 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 3 डिग्री साउथ के बीच में ये प्रजाति पाई जाती है। जो हमारी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री से 3 डिग्री उत्तर की तरफ और 3 डिग्री दक्षिण की तरफ जो हमारा अफ्रीका है, इस अफ्रीका के कोंगो बेसिन क्षेत्र में ये जो प्रजाति है वो पाई जाती है। मुख्यतः अगर निवास क्षेत्र में अफ्रीका की कोंगो नदी बेसिन जहाँ पे है वहाँ पे ये प्रजाति मिलती है, और ये छिटपुट अलग अलग क्षेत्र में जो है ये फैली हुई है। अगर देखोगे इतुरी नदी और जो ओग नदी है वहाँ पर भी ये प्रजाति पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि जो आपकी पिग्मी प्रजाति है, इसको सम्मिलित रूप से अचवा कहा जाता है। अगर देखेंगे तो अचवा को भी कुछ उप जनजातियों में ही डिवाइड किया जाता है। इनको जो हमारी पिग्मी जनजाति है, इनको सम्मिलित रूप से मतलब इकट्ठा कर दिया जाए तो अचवा कहा जाएगा। और अचवा की 4 प्रमुख उपजातियां आती है। तो वो 4 प्रमुख उपजातियां कौन सी हैं? तो पहली हमारी आती है तवा, दूसरी आती है मबूती, तीसरी आती है बिंगा, और फोर्थ आती है गेसेरा। देखिए जो हमारा विषुवत रेखीय क्षेत्र है अफ्रीका में, वहां पे तो हमारी तवा उपजाति पाई जाती है जो कि अचवा की एक उपजाति है। और तवा से ऊपर जो हमारा भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इसके ऊपर की तरफ उत्तरी विषुवत रेखीय क्षेत्र में मबूती प्रजाति मिलती है, और इसके दक्षिणी क्षेत्र में बिंगा, और बिंगा के दक्षिणी विषुवत रेखीय क्षेत्र में गेसेरा जनजाति जो है ये पाई जाती है। अब जो हमारी ये जनजाति है ये एक जो है प्रवासी, मतलब आप ये कहोगे कि स्थानांतरण इनका ये लोग करते रहते हैं, कभी भोजन की तलाश में, कभी आखेट की तलाश में, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। तो ये अल्पकालीन कुछ एक क्षेत्र में अल्पकालीन निवास करते हैं, और वहाँ की जो भाषा होती है, तो वहाँ की जो स्थानीय बोली होती है, स्थानीय जो भाषा होती है, उसके आधार पर भी इनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो उसमें पहली हमारी आती है बथवा। ये जो बथवा है ये मध्य कोंगो क्षेत्र में जो हमारी पिग्मी जनजाति है उसको कहा जाता है। और मुख्यतः अगर हम कार्य की बात करें तो हमारी जो बथवा जनजाति है ये मछली पकड़ने का काम करती है, और पशुओं के शिकार पर ये लोग निर्भर रहते हैं। और दूसरी हमारे आती है प्रजाति वातवा, जो कि पिग्मी का ही एक उपजाति के रूप में है। तो यहाँ पे जो लुक नदी है, इसके पास वाले क्षेत्र में जो प्रजाति मिलती है उसको कहते हैं वातवा। और तीसरी हमारी आती है बालिया। तो वावोद नदी के स्थान पर इनको बालिया कहा जाता है। अभी मैं बात करती हूँ फिजिकल कंडीशन की, कि ये जो पिग्मी जनजाति है जिस क्षेत्र में रहती है वहां का क्लाइमेट कैसा रहता है। तो जहां ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है या निवास करती है, उस क्षेत्र की जो जलवायु होती है ये उष्ण और आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। हमें पता है कि जो हमारा 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री अक्षांश के बीच में संवहनीय तरंगें प्रवाहित होती है, और संवहनीय तरंगों के कारण से वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है। अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं तो पूरे साल में भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार सूर्य की लंबवत पोजीशन होती है। पहली होती है हमारी 23 मार्च को और 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो हम देखेंगे तो हमारा जो तापमान है यहाँ पे तापमान की भी अधिकता देखने को
होती है। और हमें पता है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये हमारा शांत क्षेत्र में डोलड्रम रीजन में आता है, तो यहाँ पे जो है सघन वन, कोंगो बेसिन क्षेत्र है और यहाँ पे सघन वन हमें देखने को मिलेंगे। और ये जो वन है इनकी ऊंचाई जो है बहुत अधिक होती है, तो नियर अबाउट आप देखोगे तो 60 to 90 मीटर तक यहाँ के जो वृक्ष है उनकी लंबाई हो जाती है। और क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं एकदम से सघन होते हैं तो नीचे इनका प्रकाश जो है वो नीचे नहीं पहुंच पाता है, तो नीचे जहरीले जीव वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए इनका जो फूड होता है, किस प्रकार का भोजन ये करते हैं। मोस्टली कार्य इनका जो है आखेट का कार्य होता है, आखेटक जनजाति है और ये आखेटक जनजाति जो है ये कंदमूल और शिकार जो ये शिकार करते हैं, तो शिकार किए गए मांस का प्रयोग ये लोग करते हैं। और हाथी जो है, हाथी के मांस को बड़े ही चाव से ये लोग खाते हैं, तो हाथी का जो मांस होता है उसको कच्चा ही खाया जाता है। और ये लोग जो है इतने निर्भीक होते हैं और इतने मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इनकी जो डाइट होती है या खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। एक बार में जब ये खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक बार में 50 से 60 केले तक ये लोग खा जाते हैं। हालांकि इनका कद जो है 1.5 फीट के करीबन होता है, फिर भी इनका जो भोजन है वो बहुत बड़ा भोजन है, तो ये बहुत ज्यादा भोजन करते हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो ये पक्षी है, पक्षियों को पकड़ने के लिए ये एक बांस की कपच्ची लेते हैं, बांस लेते हैं और उस पर अंजीर का जो चिपचिपा रस है उसको लगा दिया जाता है। और जब पक्षी आकर इन डालियों पर या इन जो बांस की लकड़ी है या बांस की जो डंडी है इस पर बैठता है तो उसके पैर जो है उसके साथ चिपक जाते हैं और वो उड़ नहीं पाता है। तो इस प्रकार से ये लोग जो है पक्षियों का शिकार भी करते हैं और पक्षियों को पकड़ने के लिए अंजीर के रस का या चिपचिपे के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा है पिग्मी जनजाति का फूड, भोजन, किस प्रकार का भोजन करते हैं। अब देखते हैं कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, इनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो हम इनका बॉडी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इनका जो कद होता है वो बहुत छोटा होता है, तो 1.5 से जो 1.25 है, 1.5 के करीबन 1.5-2 फीट के करीबन इनकी जो हाइट है वो होती है। बहुत ज्यादा निर्भीक होते हैं। इनका जो रंग होता है वो पीलापन लिए हुए गहरा भूरा रंग जो है वो इनका होता है। और ये जो लोग होते हैं ये बलवान होते हैं, निर्भीक होते हैं, संकोची होते हैं, शंकालु प्रकृति के लोग होते हैं। जब बाहरी व्यक्ति को ये लोग देखते हैं तो ये जंगल के अंदर जाकर छिप जाते हैं, बाहरी लोगों से संपर्क इनका नहीं होता है और ये लोग जो है बाहरी लोगों के साथ बातें करने में, उनके पास जाने में बहुत ज्यादा जो है संकोच महसूस करते हैं। तो इनकी जो स्मरण शक्ति होती है, याद करने की रिकॉलिंग पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा तीव्र होती है। तो ये लोग जो है भला ही यहाँ पे इनका जो कद है वो छोटा होता है बट बहुत ज्यादा निर्भीक ये लोग होते हैं और ये लोग जो है बड़े से बड़े शिकार, बड़े से बड़े जीव का शिकार भी ये लोग कर लेते हैं। अब बात करते हैं आखेट की। देखिए आखेट जो किया जाता है इनमें, अगर जीव छोटा है तो अकेला व्यक्ति शिकार करता है, लेकिन अगर जीव बड़ा है तो ये लोग झुंड में शिकार करते हैं। और ये लोग जो है ये पशु की भाषा बोलने में माहिर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बड़े जीव का शिकार करने के लिए समूहों में जाते हैं और एक स्थान पर गड्ढा खोद लिया जाता है और उस गड्ढे को पत्तों के द्वारा जो है वो ढक दिया जाता है। क्योंकि ये लोग जानवरों की आवाज निकालने में माहिर होते हैं तो ये एकदम से जानवरों की जैसी ही आवाज निकालते हैं और इनकी आवाज सुन करके जब पशु या हाथी, आप कह सकते हो कि हाथी जब इनकी आवाज सुनता है तो उस आवाज के पीछे दौड़ने लग जाता है और आगे आगे ये दौड़ते हैं, पीछे हाथी इनका पीछा करता हुआ चलता है। तो ये लोग तो क्योंकि इन लोगों ने गड्ढा खोदा होता है तो इनको पता होता है कि कहाँ पे गड्ढा है, तो ये लोग दूसरी तरफ निकल जाते हैं और हाथी चलते हुए उस गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद जो विष बुझे जो भाले होते हैं और भालों के द्वारा हाथी का शिकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये बड़े से बड़े जीव का भी शिकार कर लेते हैं और पक्षियों को पकड़ने के लिए अंजीर का जो चिपचिपा पदार्थ है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है किस प्रकार के वस्त्र ये लोग पहनते हैं। तो क्लॉथ का हम देखेंगे, वस्त्र इनके देखेंगे तो मोस्टली ये लोग क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे जो है उष्ण आर्द्र जलवायु है, तो गर्म क्षेत्र है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं। लेकिन गुप्तांगों को ढकने के लिए पेड़ की छाल और जो ताड़ के वृक्ष है या ताड़
वृक्षों की छालों का प्रयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनका घर। अब देखिए ये जो घर है, क्योंकि शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये कोई स्थायी घर नहीं बनाते हैं। इनका जो घर होता है वो पेड़ों के ऊपर झोपड़ियां बना दी जाती है, और उन झोपड़ियों पर जो केले के पत्ते हैं, ताड़ की पत्तियां हैं, वो ढक दी जाती है टहनियों पर, और इस प्रकार से इनका घर बनाया जाता है। और घर जो होते हैं, जैसे छत्ता होता है मधुमक्खियों का छत्ता, उस मधुमक्खियों के छत्ते की तरह से इनका घर होता है, और इनके घरों का दरवाजा बहुत छोटा होता है जिसमें रेंग करके अंदर जाया जाता है। तो ये छत्ते, मधुमक्खी के छत्ते के समान ये लोग जो है वो घर बनाते हैं, और इन पे जो झोपड़ियां होती हैं वो वृक्षों की टहनियों पर ही बनाई जाती है, और इन झोपड़ियों में अंदर जाने के लिए या ऊपर चढ़ने के लिए बांस की जो सीढ़ी है उसका प्रयोग किया जाता है। और नीचे जो इनकी झोपड़ी होती है उसके नीचे चारों तरफ से गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं पशुओं से सुरक्षा के लिए, और उनमें विष बुझी जो लकड़ियां हैं, विष बुझी लकड़ियां उनके अंदर डाल दी जाती है, ताकि जो जानवर आए वो उन गड्ढों में गिरकर मर जाए, ताकि इनकी जो है जानवरों से रक्षा हो सके। तो ये लोग वृक्षों के ऊपर रहते हैं झोपड़ियां बना करके, और नीचे जो है बैत की लकड़ी से गड्ढा खोद दिया जाता है। तो उपकरण में आप ये भी देख सकते हो कि बैत की लकड़ी इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बैत की लकड़ी से झोपड़ी के चारों तरफ गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, जिसमें विष बुझी जो लकड़ियां हैं वो डाल दी जाती है। जब पशु आता है तो उसके अंदर गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये लोग पशुओं से अपनी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट आता है इनका उपकरण। किस प्रकार के उपकरण ये लोग प्रयोग में लाते हैं? तो नॉर्मली हम देखेंगे तो तीर कमान होते हैं, भाला होता है। तो इस प्रकार की जो हमारे जो पुराने जो जितने भी टूल्स है या उपकरण है या जितने भी अस्त्र शस्त्र वगैरह है, तो उनका ये लोग प्रयोग करते हैं। और जल को भरने के लिए जो हमारे यहाँ पे सूखी तुम्बियां होती हैं, उन तुम्बियों का प्रयोग किया जाता है, और भूमि को खोदने के लिए बैत का प्रयोग ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो डंडा होता है, लकड़ी, बैत की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा हम देखते हैं कि इनका जो व्यापार होता है, ये व्यापार किस प्रकार से करते हैं। देखिए ये जो प्रजाति है ये आखिर तक प्रजाति है, लेकिन जिस स्थान पर ये रहते हैं, निवास करते हैं, उसके पास में दूसरी एक जनजाति भी रहती है जो कि एक कृषक जनजाति है, जिसको बंतु कहते हैं। तो ये बंतुओं के साथ में मोर व्यापार करते हैं। या ये मोर व्यापार किस प्रकार का व्यापार है? तो देखिए जब ये लोग शिकार करते हैं तो शिकार के दौरान इनके पास में मांस हो जाता है, तो मांस की अधिकता होती है, तो उसको केले के पत्ते में लपेटकर बांध दिया जाता है, और रात को ये लोग उस मांस को एक निश्चित स्थान जो है वहां पे रख दिया जाता है। और जैसे ये रख के आते हैं तो दूसरी तरफ से बंतु जनजाति आती है। तो बंतु जनजाति क्योंकि एक कृषक जनजाति है, तो कृषि के दौरान उनके पास अनाज और जो भी हमारी कृषि फसलें हैं, फल है, फ्रूट है, तो वो रख जाती है और बदले में मांस को उठाकर ले जाती है। तो दूसरी तरफ से जो पिग्मी जनजाति के लोग हैं ये वहां पे जाएंगे और उनके द्वारा रखा गया सामान ये लोग ले आते हैं, जबकि एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, फिर भी ये व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यापार किया जाता है उसको मौन व्यापार कहा जाता है। तो देखिए हमारा जो एचटेट जो कि हरियाणा में एक पीजीटी लेवल का एग्जाम होता है, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पिग्मी जनजाति मौन व्यापार जो करती है वो किस जनजाति के साथ करती है? तो ये बंतु जनजाति है जो कि एक कृषक जनजाति है, जिसके साथ में पिग्मी जनजाति व्यापार करती है। अब देखते हैं कि आधुनिक समाज के साथ इनका जो संबंध है वो किस प्रकार से है। अब देखो ये जो जनजाति है ये बहुत ज्यादा शंकालु और संकोची प्रकार की जनजाति है। तो ये लोग जो है ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क में अभी तक नहीं आए हैं। ये बाहरी किसी लोग को देख लेते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये जंगल के अंदर भागकर छुप जाते हैं। तो बहुत ही संकोची और शंकालु प्रकृति के लोग होते हैं। ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क स्थापित नहीं करते हैं। तो ये हमारी आती है पिग्मी जनजाति, और इनका जो समाज होता है ये भी पितृ प्रधान समाज होता है, और बहुपत्नी प्रथा इसमें भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये लोग जो है ये आदिवासी लोग हैं और भूत प्रेतों में और अंधविश्वास में ये लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं ये अंधविश्वासी लोग होते हैं। तो ये हमारी पिग्मी जनजाति से थी, और पिग्मी जनजाति से
कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य मैं अपनी क्लास में लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और क्योंकि ये जो आपकी क्लासेस जो मैं अभी दे रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, प्लस में बीए के स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ये जो प्रजातियों की सीरीज है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है और वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और शेयर जरूर किया करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।